स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 बुक एनसीईआरटी। तो इसके अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और ये 13 क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। इफ द सम ऑफ एन टर्म of an AP is 3n square plus 5n and its mth term हमारे पास क्या है is 164, then find the value of n। वैल्यू ऑफ m, ये जो है ना mth टर्म की बात कर रहे हैं ना हम, तो m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सॉल्यूशन इसका सम ऑफ n टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से, ठीक है ना। तो गिवन यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिस इज Sn, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। और इसकी mth टर्म जो है वो क्या है, दैट इज 164। am को क्या बोलेंगे हम, mth टर्म, और ये कितनी है, दिस इज 164। तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ठीक है, नाउ Sn तो है हमारे पास, Sn माइनस 1 क्या हो गया, 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम nth टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस AP की nth टर्म, राइट। तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी यूज किया है, राइट। और यहाँ 5n माइनस 5 का मल्टीप्लाई n से और 5 का मल्टीप्लाई 1 से, ब्रैकेट ओपन कर दिया ना, दिस इज इक्वल टू 3। और ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज 3n स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, और 3 2 जा 6n प्लस 5n माइनस 5, और 3n का स्क्वायर तो 3n स्क्वायर रह गया, और ये मेरे पास माइनस 6n प्लस 5n क्या हो गया माइनस n, और यहाँ पर माइनस 5n प्लस 3 हमारे पास दैट इज माइनस 2। ये आ गया मेरे पास Sn माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी नो, हमें क्या पता है भला कि nth टर्म निकालने के लिए जब सम ऑफ n टर्म हो तो कैसे, क्या फॉर्मूला है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपको बताया हुआ। यहाँ से आप nth टर्म अब फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn मेरे पास कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमने Sn का यूज कर दिया, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है Sn, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास माइनस, और उसके बाद Sn जो है, पहले तो हमने ये कर दिया ना Sn यूज, Sn माइनस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, इसको अप्लाई कर देंगे, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास किसकी है, Sn माइनस 1 की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ऐसे नहीं है ना, जब आपको ऐसे माइनस करनी थी ना ये पूरी टर्म, तो क्या करना है आपको, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो गया, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 3n स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 5n और n क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 6n, और आगे हमारे पास क्या बच गया, दैट इज 2। ये क्या आ गया हमारे पास, nth टर्म आ गया।
nth टर्म मेरे पास ये मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट an, ये क्या है an। तो अब यहाँ से अगर मैं mth टर्म निकालना चाहूँ तो am क्या हो जाएगा, n की जगह अगर m हो तो यहाँ पर भी m हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, n की जगह अगर m है तो इधर भी क्या हो जाएगा, mth टर्म। दिस इम्प्लाइज दैट am आपको गिवन है 164, भर दिया 6m प्लस 2, क्यों, क्योंकि गिवन है am इक्वल टू 164, राइट। तो इसीलिए मुझे को nth टर्म निकालना पड़ा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने क्या, nth टर्म निकाला। किस लिए, क्योंकि इसको निकालने से फिर mth टर्म भी निकाल सकते हैं ना, और mth टर्म हमें दिया भी है, यहाँ से अब मुझे m की वैल्यू निकलेगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ना करें तो फॉर n इक्वल टू m, ठीक है ना। देयर फॉर n इक्वल टू m, n की जगह m आ गया तो ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक। अब यहाँ से m निकाल लो, बहुत सिंपल। इसको ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दिस implies that 6m equal to 164 minus 2. This implies that 6m equal to 162. This implies that m equal to what, 162 by 6, राइट। तो यहाँ से बस ये हो जाएगा आपका, देख लो यहाँ से कैंसिल आउट तो हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 4 और 6 7 जा 42। तो दिस implies that m is equal to what, 27, and this one is the answer, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ठीक, 14 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन में इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट क्या करना है आपको, 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है, किसके बीच में, बिटवीन 8 and 26, 8 and 20, such that the resulting जो सीक्वेंस आएगा इज एन एपी, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी बन जाए। इस तरह से आप 5 नंबर इंसर्ट करो, 5 नंबर इंसर्ट करो, किसके बीच में, 8 और 26 के बीच में, राइट। तो बहुत ही इजी, लेट, अब आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर दिए कितने नंबर, 5 नंबर, A1 A2 A3 A4 और हमारे पास लास्ट जो नंबर है दैट इज एंड A5, ठीक है ना। V, ये हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर हो गए, V5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26, 8 and 26 such that the sequence, such that the जो हमारे पास यहाँ से रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो कौन सा, सच दैट, क्या सीक्वेंस बनेगा इसके बीच में, 8 और 26 के बीच में, ये आपने इंसर्ट करने हैं। 8 के बाद क्या आ गया, A1, इसी तरह से इंसर्ट होंगे ना ये सारे नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर, 5, कौन कौन से, A1 A2 A3 A4 A5, किसके बीच में, 8 और 26 के बीच में। तो फर्स्ट नंबर आपका 26 और लास्ट क्या आ जाएगा, ये सॉरी, फर्स्ट नंबर आपका 8 और लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 26।
इस तरह से 5 नंबर इंसर्ट हो गए बीच में। और क्या बोला है, सच दैट दिस वन, ये जो सीक्वेंस आया दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, क्या बन जाए, इज एन एपी, ये मेरे पास एपी है बोलता। अगर ये एपी है, अगर ये क्या है, एपी है, ये बोल रहा है दिस वन सीक्वेंस क्या है, इज एन एपी, तो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म। तो इन दिस एपी, ये इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल, इसको हम ए से भी डिनोट कर दिया, और क्या है वो मेरे पास, दैट इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए एंड दिस इज इक्वल टू 8। और लास्ट टर्म यहाँ, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। nth टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पर, यानी कि इसको an से भी डिनोट करते हैं, और दिस इज 26, ये 26 है। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है ना, कॉमन डिफरेंस अब लेट नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ, वो भी लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स वो सामने क्लियर है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 5 हमने इंसर्ट की, 2 ऑलरेडी थी, 8 और 26 कितनी होगी, 7 है ना, गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7, इनको तो गिन ही सकते हैं ना, तो एन भी पता चल गया। अब डी आपने मान लिया यहाँ पर, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अब वी नो, हमें फॉर्मूला पता है क्या, nth टर्म के लिए a प्लस एन माइनस 1d, मेरे को d फाइंड आउट करना है ना, d फाइंड आउट करने का मकसद क्या है, क्या जरूरत है, फिर मुझे मैं सेकंड टर्म निकाल पाऊंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, सारी टर्म्स निकाल पाऊंगा, मुझे ये नंबर निकालने हैं ना, जो ये a1 a2 a3 a4 a5 निकालने हैं, राइट। तो इसलिए हमें d की जरूरत है। तो अब an, ठीक है, nth टर्म हमारे पास ये है 26, अप्लाई कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज 26, फर्स्ट टर्म क्या है 8, n क्या है हमारे पास 7 माइनस 1, और d पता नहीं है, बस d अब हमें फाइंड आउट कर लेना है, 26 माइनस 8 इक्वल टू 6d, दिस इम्प्लाइज दैट 26 में से 8 चला गया, ठीक है, कितना रहा, दैट इज 18 इक्वल टू 6d, this implies that d equal to 18 by 6, this implies that d equal to what, d equal to what, 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई ना, तो यही तो मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें a1 a2 a3 a4 और a5 के लिए, बस अब d मिल गया, अब निकाल लो, a1 मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर a1 क्या होगा, सेकंड टर्म है, a1 जो है दैट इज द सेकंड टर्म ऑफ द, है ना, सीक्वेंस, तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, राइट। ये देखने को तो क्या a1 लग रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, उसमें d जो है वो ऐड कर दिया जाएगा अपना जो फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म तो 8 है, d कितना है 3, कितना आ गया 11, ठीक है। a2 हमारे पास क्या आ गया, a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, ठीक है, जो हमारी ये थर्ड टर्म है, बेसिकली ये क्या है, थर्ड टर्म, ठीक। तो इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो a2 का मतलब यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म, a3 है बेसिकली, और ये क्या रहता है a प्लस 2d, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a इज 8 और 2 और d हमारे पास कितना है 3, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 40, ये हमारी है ना a2 की वैल्यू आ गई। a3 का मतलब क्या है यहाँ पर, फोर्थ टर्म, a प्लस 3d हमारे पास रहता है फोर्थ टर्म, 8 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, और कितना आ गया हमारे पास 17,
A4 हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब A5 है यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A5 क्या होता है, A+4D दिस इज, और ये हमारे पास दिस वन 8 + 12 = 20, और इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया लास्ट, दैट इज A5। तो A5 का मतलब क्या है, यहाँ स्मॉल a सिक्स टर्म है, A+5D हो गया, और A मेरे पास 8, 5 और D हमारे पास 3, दिस इज 8 + 15 = 23। तो अब यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर द 6 नंबर्स, यही बोला था ना 6 नंबर इंसर्ट करने को, सॉरी 5 नंबर है ना, देयरफॉर द 5 नंबर A1, A2, A3, A4 और A5, देयरफॉर द 5 नंबर्स, 5 नंबर्स किसके बीच में, 8 and 26 के बीच में, आर वो कौन कौन से आ गए, दैट इज 11, 14, 17, 20 and 23, एंड दिस इज अवर, ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हमें टर्म्स ही इंसर्ट करनी थी, मतलब नंबर इंसर्ट करने थे, तो वो ये है वो 5 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ an प्लस bn अपॉन an-1 प्लस bn-1 इज द, am लिखा है, am का मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मतलब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन a एंड b, between a and b, then find the value of n, then find the value of n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर फिर हमारा सॉल्यूशन, अर्थमेटिक मीन की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, दो टर्मों के बीच में अर्थमेटिक मीन है ना, इसके बारे में हमने स्टडी किया है ना, वो हमारे पास क्या आया था, दो टर्म्स के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज नथिंग बट इट इज a+b/2, ये जो दो टर्म्स है, ठीक है ना, अगर दो टर्म्स है मेरे पास a और b, तो इनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, दैट इज a+b/2, ये हम है ना ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास ये जो है, दिस इज द अर्थमेटिक बिटवीन ए एंड बी, गिवन हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, दिस इज a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a⁴n-1 प्लस b⁴n-1, ठीक है, ये गिवन है। दिस सिंप्लाइज दैट, अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास है ना एक फॉर्मूला जो है वो क्या है, दैट इज a प्लस दो टर्म्स के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये है वो दो टर्म, इनके बीच का अर्थमेटिक मीन ये भी होगा, और ये भी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल, ये भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ये तो गिवन है, ठीक, दोनों अर्थमेटिक मीन है ना, तो दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर इक्वल, एक ही क्वेश्चन की बात हो रही है ना, ये भी अर्थमेटिक मीन है और ये ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन ये भी होता है। दिस सिंप्लाइज दैट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, a प्लस बी, और इधर से ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, दिस इज इक्वल टू a⁴n प्लस b⁴n, ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट, a से हम इसको मल्टीप्लाई करें, a⁴n-1 प्लस b⁴n-1
प्लस बी और a रेज टू पावर n माइनस वन प्लस b रेज टू पावर n माइनस वन. दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n. दिस इम्प्लाइज दैट, अब इससे आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा. a से इसको तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज an. यहाँ ये बेस सेम है ना, a बेस है, ये भी अंदर भी क्या है, a बेस है. ठीक है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, तो चलो हम दोबारा इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई बात नहीं. a इंटू है ना, पहले a से इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, a इंटू ऐसे आ गया, प्लस ए बी एन माइनस वन ऐसे आ जाएगा. फिर है ना, पहले a से फर्स्ट टर्म को, फिर a से हमने इस टर्म को, सिमिलरली a b से करेंगे पहले इसको, तो क्या आएगा, b इंटू ए एन माइनस वन, फिर v से इस टर्म को, और क्या होगा हमारा v इंटू वी एन माइनस वन. दिस इज इक्वल टू, टू से भी कर दो इधर, टू ए एन प्लस टू बी एन. राइट, अब यहाँ बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस. यहाँ पावर कितनी है, वन, इधर कुछ नहीं है, पावर तो वन है ना. हाँ, तो a की पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस पावर प्लस हो जाएंगे बेस से. और यहाँ तो हमारे पास अलग अलग बेस हैं, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग बेस है, तो और इधर भी हमारे पास b की पावर वन प्लस एन माइनस वन. दिस इज इक्वल टू टू ए रेज टू पावर n प्लस टू बी रेज टू पावर n. राइट, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हो गया, a रेज टू पावर, यहाँ वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर n प्लस ए बी रेज टू पावर n माइनस वन प्लस बी ए रेज टू पावर n माइनस वन प्लस b रेज टू पावर, यहाँ वन और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, v रेज टू पावर n, और ये आ गया टू ए रेज टू पावर n प्लस टू बी रेज टू पावर n. दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम देखें ए एन और बी एन, इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर ए एन और बी एन को हम उधर ले जाएं तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, ए एन, देख लो, ए बी एन माइनस वन. ठीक है, और प्लस वी ए एन माइनस वन, ये हमने इधर रखा, और ए एन और बी एन को उधर ले गए तो क्या हो गया, टू ए एन प्लस टू बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन. ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी एन माइनस वन. करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, है ना, यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, तो ये आ रहा है. अब टू ए एन में से ए एन चला गया, क्या रह गया, ए रेज टू पावर एन. टू बी एन में से एक बी एन जो वो चला गया, दो बी एन थे ना, एक बी एन चला गया, कितना रह गया, एक. ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है. ये जो n आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ n माइनस वन एन माइनस वन एन एन, तो यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू. तो वो कैसे पॉसिबल है, आप क्या करें, यहाँ अब क्या कर रहे हैं हम, ये हमने इधर रखा, इधर से ए एन ले लिया, कि इधर ले आए, और इधर हमने बी एन को इधर ही रखा, और एक बी ए एन माइनस वन को हम इधर ले गए. ठीक है, हाँ देखते हैं भला कुछ कैलकुलेट होकर के कुछ बन रहा है कि नहीं. कुछ यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है ना, दोनों में क्या है, ए कॉमन है ना. या तो फिर इसको ऐसे करो जो हमने यहाँ पर काम किया ना, हाँ ऐसे कर लो कि वी ए एन माइनस वन को हमने इधर रखा, फिर शायद थोड़ा है ना, तो ए एन को हम इधर ले आए, और यहाँ पर हमने बी एन को हमने इधर रखा, और ये वाली क्वांटिटी हम उधर ले. ठीक है, सिंप्लाइज दैट वी ए एन माइनस वन, ए को लिख सकता हूँ, ए की पावर यहाँ, ये मैंने ऐड कर दिया कॉमन लेने के लिए, ए एन माइनस वन जो फिर आसानी से कॉमन, ऐसे ए एन की जगह हमने ये लिख दिया, ए एन की जगह ये,
और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे बी एन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ए बी एन माइनस वन। अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए एन माइनस वन जो है वो यहाँ से कॉमन, तो क्या रह गया यहाँ पर बी, यहाँ पर भी एन माइनस वन तो बाहर आ गया, ए रेज टू पावर एन माइनस वन बाहर, क्या रह गया ए रेज टू पावर वन, ए रेज टू पावर वन को हम ए भी लिख सकते हैं। यहाँ से बी एन माइनस वन बाहर ले लिया, इधर क्या रह गया मेरे पास बी की पावर वन, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ से भी बी एन माइनस वन बाहर आ गया, यहाँ पर क्या रह गया ए। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब b माइनस ए और b माइनस ए बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा वी ए एन माइनस वन इक्वल टू वी एन माइनस वन। दिस सिंप्लाइज दैट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बी एन माइनस वन से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, इधर वन रह गया। दिस सिंप्लाइज दैट ए अपॉन बी, ए अपॉन ए की पावर भी एन माइनस वन, बी की पावर भी एन माइनस वन, इनको इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या आ रहा है मेरे पास, a अपॉन बी की पावर जो है वो क्या होगी कि वो वन के इक्वल हो जाए। देखो a अपॉन बी की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जो है वो जीरो है ना, जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, n माइनस वन हमारे पास, n माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो। या फिर इसको ऐसे लिख लो एक बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना, a अपॉन बी की पावर जीरो, क्योंकि a अपॉन बी की पावर जीरो का मतलब क्या है, वन, ये वन की जगह ही तो लिख दिया मैंने। अब इनको कंपेयर कर लो, यहाँ पर a अपॉन बी, यहाँ पर भी a अपॉन बी, लेकिन पावर जो है वो n माइनस वन, यहाँ पर क्या है जीरो। तो जब यहाँ पर a अपॉन बी इक्वल है ना, ये सारे एक्सप्रेशन इक्वल है, ये तो सेम है a अपॉन बी, तो ये पावर भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब n माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। दिस सिंप्लाइज दैट n इक्वल टू वन। तो मुझे n ही तो निकालना था यहाँ, ठीक है ना, तो दिस इज अवर आंसर, n इक्वल टू वन इज अवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन 1 एंड 31। देखो 1 और 31 के बीच में बोल रहा है m नंबर हैव बीन इंसर्टेड, कितने नंबर आपने इंसर्ट करने हैं, m नंबर्स, किस तरह के, इन सच वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए, हमारे पास AP बन जाए। अब कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, m नंबर, एंड द रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर इज, ठीक है, रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर्स, बोलता है इसकी रेशो, AP की रेशो नहीं, जो ये नंबर आपने इंसर्ट किए हैं, m नंबर इंसर्ट किए ना, इन नंबर्स में जो सेवंथ नंबर आएगा और m माइनस वंथ नंबर आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, नंबर लिखा है AP नहीं लिखा है, ये जो नंबर इंसर्ट किए उनकी रेशो है 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपने जो ये m नंबर इंसर्ट किए, कितने नंबर इंसर्ट किए, उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितने नंबर इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, m फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो अब हमने मान लिया लेट जो A1 A2 A3 इस तरह से आपने कितने नंबर इंसर्ट किए, AM नंबर्स है ना, ये वाले नंबर हैव बीन इंसर्टेड, ठीक है, हैव बीन इंसर्टेड इन या इंसर्टेड बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 31 सच दैट, जो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आएगा, सच दैट द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस बना, 1 A1 A2 A3 सो ऑन, हमारे पास यहाँ पर AM, इतने नंबर इंसर्ट हो गए, ठीक, और लास्ट नंबर जो है वो क्या है 31, इसके बीच में इंसर्ट करना, सीक्वेंस ये बना, ये क्या बन गया, बोलता है दिस इज एन AP, ये मेरे पास AP है। अगर ये AP है तो फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास, देयरफॉर फर्स्ट टर्म
दैट इज ए, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरे पास 1, ठीक है। और nth टर्म यहाँ पर क्या आ गई, फिर से nth टर्म जो है मतलब an, एंड दिस इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, देखो ये जो मैंने नंबर बीच में डाले वो कितने हैं, m, ये यहाँ से A1 से लेकर के m तक m नंबर, और 2 नंबर और हैं, तो कितना हो गया, कितने टोटल नंबर हैं इसमें, इस AP में कितने नंबर हैं, इस सीक्वेंस में कितने नंबर हैं, ठीक है। देखो भला नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन द सीक्वेंस वो कितनी है, टोटल देखो ये m और एक ये और एक ये, कितने हो गए m प्लस 2 नंबर, कितने नंबर हो गए m प्लस 2। अब यहाँ से लेट, फिर से आपने यहाँ पर क्या मान लिया, लेट d बी द कॉमन डिफरेंस, d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, ये आपने कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब वी नो, यहाँ से आप d जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, दिस इम्प्लाइज an तो आपके पास कितना है 31, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, यहाँ n जो है दैट इज m प्लस 2 है, n कितना है m प्लस 2, और यहाँ पर -1, n की जगह आ गया m प्लस 2 और d, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 31 माइनस 1, ये 1 उधर आकर के क्या हो गया -1, और ये m प्लस 2 माइनस 1 क्या हो गया m प्लस 1d, दिस इम्प्लाइज दैट कितना आ गया 30 और m प्लस 1d। तो यहाँ से हमारे पास d जो है वो कितना आया, d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1, ये आ गया हमारे पास d, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। जो अभी तक जो गिवन डाटा था उससे हमने d निकाल दिया, और क्या यहाँ पर गिवन है, रेशियो ऑफ द सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर, सेवंथ नंबर जैसे A3 A4 A5 है ना, A6 और A7, सेवंथ नंबर क्या होगा A7, तो A7 यहाँ पर क्या रहेगा, A7 का मतलब क्या होगा, कौन सी टर्म रहेगी, A जो सेवंथ नंबर है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे A1 जो नंबर है वो कौन सी टर्म है, दूसरी, A2 जो है वो कौन सी टर्म है, तीसरी, A3 कौन सी टर्म है, फोर्थ, ऐसे A7 जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 8th टर्म, ठीक है, इसी है ना। तो अब यहाँ पर 9 7th नंबर हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज, वो हमें पता है क्या है, A7 है वो, और टर्म कौन सी है 8, 8 हम कैसे निकालते हैं, A प्लस 7d, ए हमारे पास फर्स्ट नंबर तो 1 है, 7 और d कितना है, ये है, तो ये कितना आ गया 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 210, ये आ गया हमारे पास सेवंथ टर्म A7, सेवंथ सॉरी टर्म नहीं 7 नंबर है ना, टर्म तो 8 है, तो A7 आ गया मेरे पास। और क्या था यहाँ पर m माइनस वंथ नंबर, m माइनस वंथ नंबर, वो नंबर जो हमने इंसर्ट किए हैं ध्यान देना, ये कौन सा नंबर है am माइनस 1, मतलब टर्म कौन सी होगी am माइनस 1, टर्म उससे अगली am माइनस 1 से अगली टर्म जो है ना, m माइनस 1 से अगला नंबर क्या होगा am टर्म है, am टर्म को हम कैसे लिखेंगे a प्लस m माइनस 1d, दिस इज इक्वल टू a, तो ये है मेरे पास m माइनस 1, और क्या है d हमारे पास, d हमारे पास यहाँ पर m प्लस 1, तो ये मेरे पास क्या आ गया m माइनस 1 टर्म। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है मुझे, क्वेश्चन में यही तो बोला कि रेशियो सेवंथ नंबर की और mth नंबर की, ठीक है, सेवंथ नंबर अपॉन
m माइनस 1th नंबर, ठीक है, इसकी रेशो जो है वो हमारे पास है ना, ये 7th नंबर क्या आया है 1 प्लस, इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, ये एलसीएम आ गया तो m प्लस 211 ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो, m प्लस 1 और m माइनस 1/30, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया m प्लस 1 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1, तो क्या हो गया 31m और माइनस 29 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 7th नंबर ये आ गया, 7th नंबर हमारे पास ये सॉल्व करके, तो m प्लस 211 और इधर हमारे पास क्या आ गया m प्लस, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले यहाँ पर देख लो कि 7th, यहाँ पर 7th नंबर और इसकी रेशो क्या गिवन है, दैट इज 5/9, क्या है 5/9, ठीक है, पहले यही लिखो। इसके बाद दिस सिंपल, अब 7th नंबर जो आपने निकाला वो लिख दो, वो क्या है m प्लस 1 m प्लस 211 और नीचे हमारे पास m प्लस 1, और इधर m माइनस 1th नंबर क्या आ गया 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर ये हमारे पास 5/9, राइट, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से m माइनस 1 और m माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बचा m प्लस 211 अपॉन 31m माइनस 29, दिस इज इक्वल टू 5/9। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज m प्लस 211 इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 31m माइनस 29, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है और हमें निकालना भी क्या है m की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये 9m से इधर है ना, ये पहले m से हो गया मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा दैट इज 211 इंटू 9, सिमिलरली यहाँ पर भी 31m को पहले 5 से, फिर हमने 5 से किसको 29 को, ये आ गया, तो बस अब तो कैलकुलेशन है, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड दिस इज 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और 4 कितना हो गया 14, ये हमारे पास कितना है 9, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 9m माइनस 155m, mm वाली टर्म एक तरफ और जो विदाउट है ना m है उनको आपने एक साइड कर लिया, ठीक, ये आ गया, यहाँ से आपने माइनस किया तो कितना आ गया, ये हमारे पास 146m और इधर हमारे पास ये माइनस की क्वांटिटी दोनों ऐड कर दिया, 9 4 9 5 14 13 13 और 1 हमारे पास फिर 14, ठीक है, और 8 1 9 9 और 1 10 और ये हमारे पास कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, तो दैट इज माइनस ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, चेक कर लें प्लस हमने ठीक किया है कि नहीं, दिस इम्प्लाइज दैट, फिर हमारे पास क्या रहा है दैट इज m इक्वल टू 2044 और 146, ठीक है, तो अब इसको आप है ना जितना कटता है वो काट दें, पहले 2 से काट दिया, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 1 0 2 0 2 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हमारे पास, और इसके बाद आप देखें तो ये सीधे किससे जा रहा है 73 वंस और 0
बिल्कुल ये आप इससे, तो किससे हमारा 1 और कितना आ गया यहाँ पर दिस वन, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दिस इज 9 और इधर हमारे पास कितना आ गया 2 और 2 और किससे चला गया 4 से, हमारा 4 3 जा 12 और ये आ गया, तो हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 14, तो दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 14 और हमें m की ही तो वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, दैट इज 14, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a man start repaying a loan as first installment, a loan as फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है हमारे पास यहाँ, ऑफ ₹100, if he increases the installment by ₹5 every month, what amount will he pay in, what amount he will pay in 30th, in the 30th installment, तो बोलता है 30th जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें वो कितने पैसे पे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ, फिर से देखें, बोलता है एक व्यक्ति है, एक मैन है, वो रीपेइंग मतलब जो लोन लिया है उसको वापिस कर रहा है, रीपेइंग उस लोन को वापिस कर रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी दी उसने 100, इफ इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर मंथ वो ₹5 फिर इंक्रीज करता जा रहा है, पहली बार 100 दे दिया, अगले मंथ वो 105 और उससे नेक्स्ट मंथ वो कितना दे रहा है 110, इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज करता जा रहा है हर मंथ। बोलता है जो 30th उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितना अमाउंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इसको, अ मैन, ठीक है, रीपे हिज लोन, ठीक है, रीपे करता है अपने लोन की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अ मैन रीपे हिज लोन इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना पे करता है, दैट इज ₹100, ठीक है, और फिर से मैन रीपे हिज लोन इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करता है, अब बोला ना ₹5 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस इंस्टॉलमेंट बाय ₹5, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये होगी, अ मैन रीपे हिज इंस्टॉलमेंट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई ₹110, वैसे फिर से अ मैन रीपे हिज लोन इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी भला, फिर से 5 बढ़ा देंगे तो अब वो 115 करेगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन रहा है, एक ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है ना, द लोन जो रीपेमेंट है ना, लोन की जो लोन्स रीपेमेंट आर क्या हो जाएंगी, पहले 100 फिर 105 फिर 110
फिर 115, और इस तरह से हमारी लोन की जो रीपेमेंट है वो चलती जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से लोन की रीपेमेंट जो है वो ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द गिवन, ये जो हमारे पास, या ऐसे लिख सकते हैं दिस, जो ये सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है इज एन एपी, ये क्लियर हो रहा है, एपी विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, विद कॉमन डिफरेंस जो डी है इज व्हाट, 5 इंक्रीमेंट हो रहा है ना हर बार, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या रहेगा 5। और फर्स्ट टर्म यहाँ पर दैट इज ए, पहली जो इन लोन की इंस्टॉलमेंट है वो कितनी 100, वो यहाँ फर्स्ट टर्म का काम करेगी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, जो 30th जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, 30th इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी। तो देयरफॉर 30th इंस्टॉलमेंट, या यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, A30 निकाल रहे हैं। A30 मेरे पास क्या होगा, A+29D, 30 टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की क्या रहेगी, वही 30th, वही हमारी इंस्टॉलमेंट होगी 30th। तो हम A30 निकाल लेते हैं। ये कैसे आया, हमें पता है AN इक्वल टू क्या होता है, A+N-1D, इसी का यूज़ किया। अगर यहाँ 30 निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा A, और यहाँ पर 30 - 1 क्या हो जाएगा 29। तो दिस इज इक्वल टू ए मेरे पास कितना है 100, और 29, और डी तो यहाँ पर 5, तो कितना आ गया दिस वन, और यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, और 5 2 ज़ा 10, और 4 कितना हो गया 45, दिस इज 245। ये हमारी हमारी कौन सी टर्म आई, 30th टर्म, क्या आई 30th टर्म, और यही होगी लोन की रीपेमेंट भी 30th, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूड कर दें, therefore the amount a man will pay in the 30th जो इंस्टॉलमेंट है that is equal to ₹245, and this is our answer. नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं that is क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो आप पहले लिख लें। 18 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive इंटीरियर जो एंगल हैं, लगातार दो एंगल्स किसके, ऑफ अ पॉलीगन, किसी पॉलीगन के लगातार जो दो एंगल हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस जो है वो कितना है, +5 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन में जो इफ द स्मॉलेस्ट, जो छोटा एंगल है इसमें, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी उस पॉलीगन की, जिस पॉलीगन के लगातार दो एंगल का डिफरेंस जो है, क्या बोला है डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है लगातार कंसिक्यूटिव इंटीरियर अंदर के दो एंगल का है ना, जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल ये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक। तो सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है,
अब क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, वही बोलता है दो कंजिक्यूटिव, है ना, इंटीरियर एंगल ले लिए तो उनका डिफरेंस जो है पॉलीगन के इज कितना है 5 डिग्री। लगातार जब आपने कोई एंगल, है ना, दो लेने हैं तो 5 डिग्री डिफरेंस आ रहा है, 5 डिग्री ही डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो पॉलीगन्स के जो एंगल हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर द एंगल्स ऑफ पॉलीगन फॉर्म एन एपी, क्या बनेगी यहाँ एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि लगातार जो दो एंगल हैं उनका डिफरेंस जो वो यही रहेगा 5 डिग्री 5 डिग्री हर बार, है ना, डिफरेंस जब, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, कॉमन डिफरेंस जो वो 5 डिग्री है। इसका मतलब जो पॉलीगन्स के जो एंगल्स है ना वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म है ना एपी विद, यहाँ पर फॉर्म है ना, फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी जो है इज व्हाट 5 डिग्री, ठीक है। और भी क्या गिवन है कि इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है पॉलीगन का वो कितना है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पॉलीगन इज व्हाट, इज 120 डिग्री। तो फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन आपको फाइंड आउट करनी है। देखो स्मॉलेस्ट एंगल पॉलीगन का ये है और पॉलीगन्स के एंगल जो वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ये है। तो स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब है कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म सबसे छोटी रहेगी ना, ये स्मॉलेस्ट एंगल है इसी पॉलीगन का, जहां हमें क्या मिल रही है एपी, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इज 120 डिग्री। अब हमें और भी कुछ पता है इसमें, वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना रहता है, जितनी साइड्स, है ना, जितनी साइड उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 से। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन्स के। चलो एक चीज यहाँ पर लेट कर लो, है ना, पहले लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, वो ले ली आपने, साइड्स क्या ले ली n। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स के क्या रहते हैं, दैट इज n/2, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, ये n का मतलब नंबर ऑफ साइड, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे आप किसी भी पॉलीगन के एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीरियर, राइट। तो अब यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या फॉर्म कर रहे हैं एपी, तो उसका सम क्या आ जाएगा, हमारे पास सम क्या आ जाएगा, कितने, यहां पर हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, जितनी हमारी, है ना, साइड्स होंगी उतने ही एंगल फॉर्म होंगे। जैसे देखो ना, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 होती है, तो एंगल इंटीरियर कितने होते हैं, 3 रहते हैं, ठीक है, 1 2 3। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हमारे पास, ठीक है, कितनी साइड्स 4, तो कितने होते हैं एंगल 4, ठीक है ना, 4 एंगल ही रहेंगे 4 साइड्स में, तो हमें एन साइड मानी है पॉलीगन्स की।
तो कितने इंटीरियर एंगल कितने रहेंगे उसके, n रहेंगे, n साइड्स हैं तो n इंटीरियर एंगल रहेंगे। जैसे यहाँ 3 साइड्स हैं 3 एंगल, 4 साइड्स हैं 4 एंगल, तो n एंगल्स रहेंगे। उन एंगल्स का सम क्या होगा, n/2 2a तो हमारे पास फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर ये n-1d, ऐसे भी हम उसका है ना निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पॉलीगन्स के एंगल AP फॉर्म कर रहे हैं, ये हमने बता दिया पहले। तो AP का फॉर्मूला जो है वो यहाँ लग जाएगा, ये हो गया। अब 2 जो है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 2a प्लस n-1d, और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया इधर 360, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, n-2 इंटू 360 डिग्री, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो इसको थोड़ा अब सॉल्व करें, n और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, दैट इज 120 डिग्री, n-1, और d कितना है हमारे पास, यहाँ पर d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 डिग्री ही तो था। दिस इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दिया इधर 360, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 360 को, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इधर भी कर रहे हैं ओपन। ये क्या हो गया, 2 इंटू 120 कितना हो गया 240, और यहाँ पर आपका 5 डिग्री n -5 डिग्री, और क्या हो गया यहाँ पर ये आ गया n इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री n माइनस दिस इज 720 डिग्री, ठीक है, कैलकुलेशन ही है, हमें क्या निकालना है, हमें तो n निकालना है ना। चलो ये कितना आ गया 240 है ना डिग्री n, और यहाँ पर 5 डिग्री n स्क्वायर माइनस 5 डिग्री n, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिग्री n को हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, बाद में चलो डिग्री में लिख लेंगे, 5 डिग्री n को क्या लिख दिया 5n स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है ये 240 में से 5 चला गया 235 डिग्री, इधर से भी हमारे पास आ गया 360 डिग्री n, और इधर हमारे पास ये आ गया 720, इधर ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, दिस इज 0। चलो डिग्री को तो हम हटा रहे हैं ना यहाँ, ठीक है, हाँ सीधे हम बाद में डिग्री में दे देंगे आंसर। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 5n स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये कितना था 235n, 235n भी है साथ में ना, तो 235 में से ये 360 जो है वो लेस कर दो, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज ये हमारे पास, और है ना यहाँ पर हमारे पास ये, और 125 माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0, 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, है ना, एक्सप्रेशन को हम इजीली है ना इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे फिर। और यहाँ पर हमारे पास 5 1s 2 और 5 2 सा 10, राइट, और हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 5 2 सा 10, और यहाँ पर 25 4 जा 20, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 124 इक्वल टू 0, 5 नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना, कुछ आपके पास यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करने के बाद आप यहाँ से n निकाल लो। दिस इम्प्लाइज दैट 5 आप कॉमन ले लो n स्क्वायर, ताकि और सिंपल हो जाए, और ये 5n, और 5 1 5 2 20 बन गया, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144, 0.50 हो जाएगा। अब इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख लो अगर फैक्टर बन रहे हैं, बिल्कुल, माइनस 16n माइनस 9n कितना हो गया 25, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका आपका 144,
दिस इज इक्वल टू प्लस 144 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल इसके फैक्टर जो है वो बनेंगे, तो n और n माइनस कितना आ गया 16, और यहाँ से भी 9 जो है वो आपका कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 16 आपके पास कॉमन, और ये दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू, या तो आपका क्या होगा n माइनस 16 जो है दैट इज 0, और क्या होगा दिस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो n16 या फिर आपके पास n की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी 9 रहेगी। तो मेरे को क्या करना था इसमें, n की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यही बोला है ना क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बोलता फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो नंबर्स ऑफ साइड्स जो हैं वो क्या होने वाली हैं, या तो 16 या फिर 9। therefore the number of sides of the polygon will be 16 और n, 16 और 9। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 9.2 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप भी इस एक्सरसाइज को है ना अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करें और कंप्लीट करें।